हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रवात साइक्लोन की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि चक्रवात क्या होता है और चक्रवात के नामकरण जो होते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, चक्रवात से संबंधित एक कुछ पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर मैं डायग्राम से भी आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्या है कि चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, पहला है कि हवा गैसों का मिश्रण होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें हवा होती है वो क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। जो भी हमारे धरातल पे गैसें पाई जाती हैं उन्हीं के मिश्रण से क्या हवा बनती है। और हवा जब मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पवन बोलते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। ये भी हमें पॉइंट याद कर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, गति करती है। और अब देखिए यहाँ पर दाब की बात आई है तो हम वायु दाब समझ लेते हैं कि वायु दाब को जो है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो वायु दाब किसे हैं से मापते हैं, तो बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है। तो यदि बैरोमीटर में जिससे हम वायु दाब को मापन करते हैं, तो यदि बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना, यदि पारे में क्या है कि अचानक गिरावट दिखती है तो क्या है वो तूफान आने का संकेत होता है। और यदि बैरोमीटर में पारे का धीरे 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 बढ़ना, ठीक है ना, एक मतलब बिल्कुल एक प्रोसेस से धीमे धीमे बढ़ता है, तो क्या है वह साफ मौसम का संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि देखिए वायु जो होती है धरातल पे, तो क्या होता है सूर्य का प्रकाश जब क्या है कि वायु पर मतलब जो हमारे धरातल है उसको गर्म करती है, तो नीचे जो भी हवा रहती है, जो भी वायु रहती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से क्या होंगी, जो है वायु होगी वो हल्की होके कहाँ ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि गर्म हवाएँ ऊपर की ओर आती हैं, ठंडी हवाएँ नीचे की ओर आती हैं, तो यही क्रम चलता है। ठीक है, इसको हम संवहन भी बोलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि जब भी वायु गर्म होती है तो हल्की होकर कहाँ ऊपर उठती है और वह ऊपर फैलती है, लेकिन बाकी कण नीचे रह जाते हैं, इसलिए वायुदाब निम्न रह जाता है। तो इतना याद रखना है कि जहाँ से भी मतलब जिस जगह से, ठीक है ना, जिस जगह से वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो क्या है कि वह जगह पर क्या हो जाता है, उस जगह पर वायुदाब निम्न हो जाता है, मतलब लो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें हमने समझ ली। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एक होता है कोरियोलिस बल। क्या होता है, कोरियोलिस बल, या इसको फेरल का नियम भी बोलते हैं। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं कि यह बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, अपने ही अक्ष पर जो चक्कर लगाती है उसको घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है, ये कोरियोलिस बल है। और क्या है, यह पवन दिशा को विक्षेपित करता है। विक्षेपित करता है मतलब डिफ्लेक्ट करता है, दिशा को डिफ्लेक्ट करता है। और क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। इस बल की अनुपस्थिति में चक्रवातों का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा पॉइंट ये है कि यदि कोरियोलिस बल जो है वो यदि अनुपस्थित रहता है तो वहाँ चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। तो इस बल का होना बहुत जरूरी है जब भी चक्रवात बनते हैं। देखिए ये डायग्राम स्पेशली समझाने के लिए यहाँ पर ऐड करा गया है। देखिए एक साइड आपको उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है और एक राइट साइड में दक्षिणी गोलार्ध दिख रहा है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोरियोलिस जो बल है इसके वजह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ जाता है, राइट साइड में। मतलब जो अब हम इतना जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, क्या वायु की जो दिशा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। तो और यहाँ पर क्या बोला गया कि कोरियोलिस बल के कारण कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, तो राइट साइड में होती है। तो जैसे ही हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में राइट साइड में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, तो हम देखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जो है वायु की क्या हो रही, दिशा हो रही है। मतलब ये क्या है इसका जो है उत्तरी गोलार्ध में कहाँ बाईं ओर विक्षेपित हो रहे, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में बोला गया कि दक्षिणी गोलार्ध में
बाईं ओर विक्षेपित कर रहा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर था, राइट हैंड साइड था। अब दक्षिणी गोलार्ध वाले आप डायग्राम में देखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी वायु। अब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, लेकिन कहाँ डिफ्लेक्ट होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको पता है कि ये हो जाएगी कहाँ विक्षेपित हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो दिशा होगी वो क्या होगी वायु की? तो वायु की दिशा इतना याद होगी, तो इतना याद रखना है कि ये जो चक्रवात, जब भी हम चक्रवात देखते हैं तो मतलब चक्रवात की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वायु की दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। और कोरियोलिस बल इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर इस बल की जो है खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोरियोलिस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस बल को बोला जाता है कोरियोलिस बल, या फेरल का नियम भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं कि देखिए अब यहाँ से हम सारी चीज़ें जो है हमने जो पढ़ी हुई हैं, जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, वो सारे पॉइंट इस डायग्राम में काम में आएंगे और यहाँ से हम चक्रवात को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ ये लो प्रेशर क्रिएट है, ठीक है, वहाँ पहले क्या था कि सूरज की जो है रोशनी धरातल पर पड़ी, ठीक है ना, एक क्षेत्र में जहाँ पड़ी, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ की जो भी वायु थी वो गर्म हुई, गर्म होकर कहाँ गई? ऊपर गई, और जब ऊपर जाके वो फैलती हैं तो आपको पता है कि यही जाकर क्या है, बादल का निर्माण होते हैं जिससे कि बारिश होती है। इतना तो हम जानते हैं। अब देखिए जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, अब और आसपास में क्या है? आसपास में हाई प्रेशर है, लेकिन जहाँ लो प्रेशर क्रिएट क्यों है, वहाँ पर के जो है बालू के कण, जो भी कण वगैरह रहते हैं उसके कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये हमने पॉइंट्स में देखा था अभी। तो क्या है कि जो आसपास की हाई प्रेशर की वायु है वो लो प्रेशर की ओर आना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या है कि ये लो प्रेशर की ओर आएगा, और जो कोरियोलिसिस बल है जो मैंने आपको बताया, तो उससे क्या है कि वायु का दिशा में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, वायु की दिशा विक्षेपित होगी। तो उसी कारण से ये क्या है कि जो ये जो दिशाएं हैं वो चक्रीय होती जाती हैं, चक्रीय, इसी रीजन से क्या है, ये चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि वो सारे पॉइंट्स क्यों जरूरी थे, क्योंकि चक्रवात को समझने के लिए हमें ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब देखिए चक्रवात कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री पर होता है वो तो हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा होती है, ठीक। और जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर जाते हैं? नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर जब हम पहुँचते हैं तो क्या है, वहाँ पर कर्क रेखा होती है, ठीक है, किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब हम 23.5 डिग्री कहाँ आते हैं? दक्षिण ध्रुव में आते हैं, तो वह क्या हो जाती है? वहाँ पर मकर रेखा होती है। तो जो मकर रेखा और कर्क रेखा के जो मध्य का जो भी स्थान है, ठीक है ना, जो भी स्थान है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी चक्रवात क्रिएट होते हैं तो उनको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महासागर में चक्रवात बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 23.5 से 66.5 डिग्री दिया गया है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो वहाँ जो चक्रवात क्रिएट होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहला जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि ये दो टाइप के चक्रवात होते हैं। ठीक है, ये हमने सारी बातें समझ ली। अब देखिए जानते हैं कि चक्रवाती तूफानों का नामकरण कैसे होता है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये चक्रवाती तूफानों का जो है क्यों इस चर्चा में है। तो हाल ही में देश में एक चक्रवाती तूफान ताउते ने दस्तक दी थी, ठीक है। अब यास ने भी दे चुका है और काफी नुकसान भी हुआ है। तो हाल ही में देश में एक चक्रवाती तूफान है ताउते ने दस्तक दी थी, जिससे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान जैसे पश्चिमी तट वाले प्रमुख राज्य प्रभावित रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ तूफान यास यहाँ पर दस्तक दे चुका है, ठीक है, जिससे पूर्वी तट में बंगाल और उड़ीसा के प्रभावित होने की संभावना है, ऐसा बोला गया है। एक्चुअली में यास आ चुका है और यास ने भी काफी नुकसान अभी किया है और कर भी रहा है। तो ताउते चक्रवात के बारे में हम जानेंगे कि चक्रवाती तूफान ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था।
ताउते शब्द का अर्थ होता है बर्मी भाषा में गेको, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक अत्यधिक ठीक है ना कली, ठीक है ना, अत्यधिक मुखर छिपकली। ये कौन सी भाषा में है? तो बर्मी भाषा में इसको गेको बोला जाता था। इसका अर्थ होता है ये। अब देखिए, ताउते चक्रवात एक अत्यधिक गंभीर चक्रवात के रूप में बना था, जो बाद में कमजोर होकर अधिक गंभीर चक्रवात के रूप में बदल गया। ठीक है। अब देखिए आगे, यास तूफान, जो अभी रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है और अभी भी उसकी काफ़ी जगह पर इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यास तूफान बंगाल और उड़ीसा के तट पर टकराने वाला तूफान है। यास तूफान का नामकरण ओमान ने रखा है। ठीक है, कौन ने रखा है? तो ओमान ने रखा है। यास एक ऐसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी खुशबू होती है, जबकि यास का अंग्रेजी शब्द होता है जैस्मिन के समान। क्या होता है? यास एक पेड़ ऐसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी खुशबू होती है, और जबकि यास का अंग्रेजी शब्द होता है जैस्मीन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, चक्रवाती तूफानों का नामकरण क्यों किया जाता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो किसी भी चक्रवात का नामकरण करने से लोगों को संख्या और तकनीक के विपरीत चक्रवात का नाम आसानी से याद हो जाता है। मतलब चक्रवात का नामकरण इसलिए भी किया जाता है कि जो है आसानी से इसको हम किसी को बता सकें, या फिर लोगों की संख्या जब गिनती करनी है तो मतलब डेटा तैयार करने के लिए भी चक्रवात को नाम दिया जाता है। चक्रवात का नाम वैज्ञानिक समुदाय, मीडिया जगत, आपदा प्रबंधन की मदद करता है, क्योंकि ये सभी चक्रवातों के नामों के अनुसार उसकी आवश्यक जानकारी, नुकसान आदि की जानकारी एकत्र करके संरक्षित रख सकते हैं। वही बात है कि डेटा तैयार करना रहता है। ठीक है, अब मीडिया को भी बताना रहता है, तो क्या है कि नाम अगर होता है तो आप बहुत अच्छे से किसी को बता सकते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि चक्रवातों के नामकरण के आधार पर उसकी तैयारियां एवं उससे जुड़े भ्रमों के खिलाफ व्यापक प्रचार प्रसार चेतावनियों को जारी किया जा सकता है। जैसे ये चक्रवात जो है आते हैं तो आप भी जानते हैं कि मौसम विभाग हमें पहले से गाइडलाइन जारी कर देता है। वो जहाँ पर चक्रवात आते हैं वो क्षेत्र को क्या है खाली करा दिया जाता है। तो क्या है कि नामकरण से क्या है कि जैसे कि अगर कोई इसकी अफवाह फैला रहा है, अफवाह मतलब कि भ्रम कुछ कहते हैं हम र्यूमर्स होते हैं, भ्रम फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ प्रचार प्रसार और चेतावनियों को उनसे बचने के लिए, ठीक है ना, उससे जानकारी देने के लिए, बचने से जानकारी देने के लिए क्या करते हैं, हम इनका नामांकन करते हैं। चलिए देखते हैं कि चक्रवाती तूफानों का नामकरण कैसे होता है। सन 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एस्केप ने क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण करने के लिए एक समूह बनाने का फैसला किया। तो कब किया? 2000 में। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन और किसने? एस्केप ने मिलके। अब देखिए, कुल 13 देशों ने भारत, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, यमन, ईरान, कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात को क्या है इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के देशों द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार चक्रवाती तूफानों का नामकरण किया जाता है। अब डब्ल्यूएमओ ने मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवाती तूफानों का नामकरण वाले देशों की सूची में पहले 8 देशों को शामिल किया था, लेकिन सन 2018 में 5 अन्य देश कौन-कौन से हैं? ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अमीरात है, यमन, इनको भी शामिल किया। और 1 अप्रैल 2020 में आईएमडी ने क्या किया? 169 चक्रवाती तूफानों के नामों की लिस्ट जारी की थी, और इस लिस्ट में सभी 13 देशों की तरफ से कुल 13 गए थे, सुझाए गए थे। तो ये थी सारी जानकारी चक्रवात के बारे में। मैंने आपको बता दी चक्रवात कैसे क्रिएट होते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के, नामकरण का नामांकरण कैसे होता है, यास तूफान के बारे में भी बता दिया, ताउते के बारे में भी जानकारी। तो सारी जानकारी आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यदि है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।